Welcome all of you. Today I am going to discuss the assumption, criticisms and importance of the law of substitution or the law of equimarginal utility. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या की थी, लेकिन सम सीमांत उपयोगिता नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उन मान्यताओं को जानना अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस नियम की मान्यताओं को देखेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम की प्रथम मान्यता है कि कंज्यूमर्स आर रेशनल, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। अगर उपभोक्ता विवेकशील नहीं है तो यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई अगर उपभोक्ता कैलकुलेशन उसे नहीं आता है, सीमांत उपयोगिता की उसे जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस नियम को वह लागू नहीं कर सकेगा। इसलिए इस नियम की यह आवश्यक मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। दूसरी मान्यता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसकी माप संख्यात्मक की जा सकती है, अर्थात हम उपयोगिता को संख्या में माप सकते हों। अगर हम उपयोगिता को संख्या में अगर माप नहीं सकेंगे तो ऐसी स्थिति में इस नियम को लागू हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एसम्पशन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका तात्पर्य है कि मुद्रा से अगर जो उपयोगिता हमें मिलती है वह स्थिर होनी चाहिए। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है फिर भी हमें मुद्रा से मिलने वाली उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह नियम लागू हो पाएगा। नेक्स्ट मान्यता है उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने जब सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या की थी उस समय उदाहरण के तौर पर मैंने मान लिया था कि उपभोक्ता के पास 8 रुपये हैं। वह 8 रुपये को मैंने स्थिर मान लिया था। अगर उपभोक्ता संतुलन करने के समय में यदि उपभोक्ता की आय घट जाए या बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी। इसलिए उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, वस्तु की कीमत भी स्थिर होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी कांस्टेंट। जैसा कि मैंने उदाहरण में भी यह मान लिया था कि x वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया है, इसी प्रकार y वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया है, यह स्थिर होनी चाहिए। अगर वस्तु की कीमत घटती बढ़ती हो तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कि वस्तुएं विभाजन योग्य होनी चाहिए। कमोडिटीज आर डिविजिबल। इसका तात्पर्य है कि जैसे चावल हमको लेना है तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें अगर टीवी लेनी हो या गाय लेना हो तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा थोड़ा करके गाय को हम नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा करके टीवी नहीं ले सकते, कार नहीं ले सकते। इसलिए मार्शल ने कहा कि यह नियम वैसी वस्तुओं के साथ लागू होता है जो छोटी छोटी इकाइयों में हम विभाजित कर सकते हों। नेक्स्ट एसम्पशन है कि वस्तुएं बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। हम जिन वस्तुओं को हम लेना चाह रहे हैं वह वस्तुएं बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वस्तुएं बाजार में वह उपलब्ध नहीं हो
तो वैसी स्थिति में हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की आदत, फैशन और रीति रिवाज स्थिर होना चाहिए अथवा उपभोक्ता के व्यवहार पर आदत, फैशन और रीति रिवाज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम कई मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए बिना इसकी मान्यताओं के बगैर मान्यताओं को इस नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती है या अपने जीवन में इसे क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम के कई नाम हैं जैसा कि मैंने बताया था और सभी नाम सार्थक हैं। जैसा कि समसीमांत उपयोगिता नियम, सम मतलब होता है बराबर, सीमांत उपयोगिता जहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। अधिकतम संतुष्टि का नियम, ये अपने आप यह अर्थ इसका स्पष्ट है। आनुपातिकता का नियम, हम वस्तुओं को और पैसे को हम अनुपात में खर्च करते हैं। और उपभोग का नियम, यह भी अपने आप स्पष्ट है। गॉसेन का दूसरा नियम, गॉसेन का पहला नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था। यह गॉसेन का दूसरा नियम था, इसलिए इसे गॉसेन का दूसरा नियम से जाना जाता है। और उदासीनता का नियम, आज हर व्यक्ति उदासीन होना चाहता है। उदासीन होने का यहाँ तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु से कब हम उदासीन होते हैं, जब हम उस वस्तु की पूर्ति कर लेते हैं या जब हम उस वस्तु से पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम उस वस्तु के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो हम कैसे, हाउ कैन वी बी इंडिफरेंट, इस नियम का उद्देश्य है। तो इस तरह से समसीमांत उपयोगिता के नियम के सभी नाम मीनिंगफुल हैं, सार्थक हैं, यथा नाम है तथा गुण हैं। अब हम देखेंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम आलोचना रहित नहीं है। इस नियम के विरुद्ध भी कई आलोचनाएं दी गई हैं। तो इसका पहली आलोचना दी जाती है कि कंज्यूमर्स डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन, कि प्रायः उपभोक्ता हिसाबी स्वभाव के नहीं होते। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह इतना हिसाबी स्वभाव के नहीं हैं। पैसा उनके पास आया, आमदनी हुई तो बिना सोचे समझे वह खर्च करता है। वह इतनी तालिका बनाकर, रेखा चित्र बनाकर वह अपने पास के पैसे को वह खर्च नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यह समसीमांत उपयोगिता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। दूसरी आलोचना प्रोफेसर हिक्स ने दी है, J.R. हिक्स ने, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, कि उपयोगिता की हम संख्यात्मक माप हम नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया था कि उपयोगिता को कार्डिनल नंबर से उन्होंने मेजरमेंट किया था। कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 ये दीज आर कार्डिनल नंबर्स। लेकिन उपयोगिता को हम संख्यात्मक माप नहीं की जा सकती। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। यह बहुत हास्यास्पद लगता है कि पहली रोटी से हमें 20 उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी से हमें 18 मिलती है, तीसरी से हमें 16 मिलती है। इस तरह से उपयोगिता का मेजरमेंट करना बहुत हास्यास्पद लगता है। हिक्स ने कहा कि उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है, अमूर्त चीज है, कोई ठोस चीज नहीं है जिसे हम स्केल से हम या वजन करके, वेट करके हम उपयोगिता को माप सकते हों। इसीलिए यूटिलिटी को जब हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में इस नियम का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रोफेसर हिक्स ने आगे चल कर के जब उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की व्याख्या की तो उन्होंने भी उपयोगिता की माप की थी, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनल नंबर से उपयोगिता की माप की थी, जो आगे की चीज है। जब मैं इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बतलाऊंगा उस समय इस ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, इसे डिटेल से मैं व्याख्या करूंगा। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वह स्थिर नहीं होती है।
हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने खर्च के प्रति लापरवाह होते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घट रही है, और जैसे जैसे हमारे पास मुद्रा की मात्रा सीमित होती जाती है वैसे वैसे हम खर्च करने में बहुत अपनी सोच समझ करके खर्च करने लग जाते हैं। तो इस तरह से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। ये प्रोफेसर मार्शल का यह मानना बिल्कुल गलत है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। नेक्स्ट है अनएबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अपर्याप्तता। अगर वस्तुएं बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो वैसी स्थिति में इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर मुझे जानकारी है कि 7 o'clock शेविंग के लिए बहुत अच्छा ब्लेड है, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं और और हम 7 o'clock ब्लेड हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसे हमें इन्फीरियर क्वालिटी का ब्लेड से काम चलाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर बाजार में वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, बहुत सी वस्तुएं जो होती हैं विभाजन योग्य नहीं होती हैं। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कुछ वस्तुओं का उन्होंने उल्लेख भी किया है, जैसे कार है, टीवी है, या कुछ उस तरह का फ्रिज है, तो जिसको हम छोटी छोटी इकाइयों में करके या पार्ट करके हम नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीमेंट्री गुड्स, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पूरक होती हैं, जैसे पेन है तो पेन के साथ रिफिल है या इंक है, या कार है तो कार के साथ पेट्रोल या डीजल है। तो अगर हम कार को लेते हैं तो साथ साथ में हमको पेट्रोल या डीजल जो ज़रूरत है वह हमें लेना ही पड़ता है। वहाँ हम यह नहीं देखते कि पेट्रोल की कीमत कितनी है और उसकी उपयोगिता कितनी है। इसलिए पूरक वस्तुओं के साथ सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आलोचना दी जाती है कंट्रोल ऑन कंजम्पशन, कि बहुत सी वस्तुएं जो हैं कि सरकार के द्वारा उपभोग पर सरकार के द्वारा नियंत्रित की गई हैं, वैसी स्थिति में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो पाता है। अगर हम जानते हैं कि अगर पहले जैसे राशन दुकान से फेयर प्राइस शॉप से वस्तुएं अवेलेबल कराई जाती थी, उस समय अगर हमें अधिक चीनी की भी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन हमें यूनिट के बराबर ही चीनी मिलती थी। अगर हम ज़्यादा चीनी चाहते तो हमें नहीं मिलती। अगर हम जान रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और चीनी लेने से हमारी कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें चीनी हमें नहीं मिल पाती थी। तो इस तरह से अगर उपभोग पर नियंत्रण हो सरकार का तो ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कीमत में परिवर्तन। प्रोफेसर मार्शल ने यह मानकर चला था कि वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, लेकिन वस्तुओं की कीमत कहाँ स्थिर रहती है? वस्तुओं की कीमत तो परिवर्तित होती रहती है। कभी कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं कि जो सुबह में उसकी कीमत कुछ होती है, 10 बजे दिन कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है, रात को कुछ हो जाती है। एक ही वस्तुओं की कीमत दिन भर परिवर्तित होती रहती है। ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम को लागू करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कस्टम्स एंड फैशन ऑन बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ता के रीति रिवाज, फैशन और आदत का भी प्रभाव पड़ता है। अगर शादी ब्याह के दिनों में क्या होता है, लोग घरों के अपने मकान की सजावट करते हैं, लेकिन सजावट में मान लिया जाए कि हम 2 लाख रुपया खर्च करते हैं। 2 लाख रुपया हम और उससे भी ज़्यादा उपयोगी हम वस्तुओं को हम खरीद सकते थे, लेकिन हम वस्तुओं को ना खरीद करके हम घर की सजावट करते हैं जो
मात्र 1 दिन या 2 दिन की सजावट रहती है, फिर आगे चल कर के फिर वैसे ही स्थिति में हम आ जाते हैं। लेकिन अगर हम टीवी ले लें या कोई बाइक ले लें तो हमें वह उनकी उपयोगिता हमें बहुत दिनों तक मिलती रहती है, लेकिन हम नहीं या इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ रीति रिवाज ही ऐसा होता है। तो रीति रिवाज को पालन करने के लिए जब हम इस नियम को हमें त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता का अज्ञानता, आलसपन और लापरवाही। अगर उपभोक्ता इग्नोरेंट है, अगर उपभोक्ता को यह जानकारी ही नहीं है कि किस वस्तु में कितनी उपयोगिता मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वह इस नियम को लागू नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग, जैसे हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर मान लिया जाए 10 रुपये में हम एक सिगरेट भी पी सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है, और वही 10 रुपये में हम एक एप्पल भी खरीद करके खा सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है। लेकिन उपभोक्ता ज्ञानवश ऐसा नहीं कर पाता है, वह सिगरेट पी लेता है। तो इस तरह का अज्ञानता की स्थिति में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो पाता है। लेजीनेस आलसपन, अगर उपभोक्ता में आलस का गुण हो तो वैसी स्थिति में भी इस नियम को यह नियम लागू नहीं हो पाता है। जैसे वह मान लिया जाए कि घर के पास कोई वस्तु बिकने के लिए आई है, उसकी कीमत अगर अधिक भी बताई जा रही है और बाजार में उसकी कीमत कम है, लेकिन हम आलसवश बाजार जाने कि उतना दूर कौन जाएगा, बाजार कौन जाएगा, चलो यहीं पर वस्तु खरीद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अथवा उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। केयरलेसनेस का लापरवाही, कि अगर आज हमें तनख्वाह मिल रही है तो हम ये ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो और ऐश करो, इस तरह की अगर उपभोक्ता का स्वभाव है तो ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इस तरह से सम सीमांत उपयोगिता नियम के विरुद्ध कई आलोचनाएं दी जाती हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी इस नियम का महत्व है। अब हम सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व देखेंगे। जब हम इसकी आलोचनाएं देख रहे थे तो लग रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम एक निरर्थक नियम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा भी है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। कि हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं, और इन 5 विभाग में सम सीमांत उपयोगिता नियम अप्लाई किया जा सकता है। हम अभी उपभोग के क्षेत्र में ही सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व को देख रहे थे कि किस प्रकार उपभोक्ता सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार एक उत्पादक सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन कर सकता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से कोई उत्पादक सीमित साधन से अधिकतम उत्पादन कर सकता है। हम जानते हैं कि साधन 5 हैं, उत्पादन के साधन 5 हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो वहाँ पर भी सम सीमांत उपयोगिता नियम को लागू किया जा सकता है। जैसे MP(x/Px) = MP(y/Py), MP(z/Pz). यहाँ पर MP(x) उत्पत्ति के साधन है। जैसे मान लीजिए भूमि का सीमांत उत्पादन, भूमि की कीमत,
पूंजी की सीमांत उत्पादन, पूंजी की कीमत, या भूमि श्रम की सीमांत उत्पादन, श्रम की कीमत, ये सब आनुपातिक रूप से बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह से आनुपातिक रूप से बराबर अगर होता है तो उत्पादक को सीमित साधन से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तीसरा विनिमय, एक्सचेंज। इन एक्सचेंज विनिमय के क्षेत्र में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। विनिमय का साधारण अर्थ है अदला बदली, कि अगर किसी के पास अगर X वस्तु की अधिक मात्रा है और किसी के पास Y वस्तु की अधिक मात्रा है और दोनों को X और Y की जरूरत पड़ती है, दोनों व्यक्तियों को, तो एक व्यक्ति अपने पास X की कुछ इकाइयों को दूसरे को देकर दूसरे से Y अगर प्राप्त करे तो दोनों की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, और जहां दोनों की सीमांत उपयोगिता फिर बराबर होगी तो वहां पर दोनों विनिमयकर्ताओं को अधिकतम लाभ होगा। तो इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र के विनिमय क्षेत्र में भी इसका महत्व है। नेक्स्ट है वितरण। उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादित वस्तुओं का वह अकेला मालिक नहीं होता है, उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच उसे बांटना पड़ता है। जैसे भूमि को लगान देना पड़ता है, श्रमिक को मजदूरी देनी पड़ती है, पूंजी को ब्याज देना पड़ता है, भूमि श्रम पूंजी, ये सब इसी तरह से जितने भी उत्पादन के साधन हैं सभी को उनका पारिश्रमिक, व्यवस्थापक है तो उनकी मजदूरी देनी पड़ती है, तो इस प्रकार सभी को पारिश्रमिक देनी पड़ती है। तो हम कैसे पारिश्रमिक दें, तो हम सभी साधनों की उपयोगिता को देखते हैं और उस अनुसार से हम वितरण करते हैं, पारिश्रमिक का वितरण करते हैं। इससे क्या होता है कि समुचित वितरण होता है। और अर्थशास्त्र का जो 5वां विभाग है और आधुनिक विभाग है राजस्व, राजस्व में सम सीमांत उपयोगिता नियम का काफ़ी महत्व है। जैसे प्राचीन काल की जो सरकार होती थी वह पुलिस स्टेट हुआ करती थी, और आज की जो सरकार है वह वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में सरकार को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कितना एजुकेशन पर खर्च करे, कितना एग्रीकल्चर पर खर्च करे, कितना इंडस्ट्री पर खर्च करे, कितना रेल एंड रोड पर खर्च करे, तो इससे जो उपयोगिता मिलती है वह सभी का सीमांत उपयोगिता जहाँ पर फिर बराबर होगी तो वहाँ पर समाज का अधिकतम कल्याण होगा। इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता के नियम की मदद से सरकार सीमित व्यय से अधिकतम सामाजिक कल्याण कर सकती है। डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सम सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है, और यह हम जानते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। तो इस आज का क्लास इतना ही। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।